हेलो बच्चों, कैसे हैं? एक बार फिर यूसीआई कराला लाइव में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, देखा, समझा और उसको आप लोगों ने कमेंट भी किया और उसको बताया कि क्लास अच्छी थी। तो आज उसी के संदर्भ में हम लोग नया कुछ करने जा रहे हैं। नया चैप्टर आज हमारा है जिसको बोलते हैं हम प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक। तो प्लांट टिश्यू के बारे में समझने पहले पहले चले टिश्यू क्या है, टिश्यू क्या है, ऊतक क्या है। तो इसको देखो, जैसे आपको पता है कि ये सेल होती हैं, छोटी छोटी सेल होती हैं। छोटी छोटी सेल से मिलकर के हमारा पूरा शरीर बना होता है। ये सेल मिलकर के बहुत संरचना बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। तो टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो समान प्रकार के काम करते हैं, एक ही जैसा काम करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं टिश्यू। तो हमारे शरीर में हो या पौधों के शरीर में हो, सब में अलग अलग प्रकार के ऊतक या टिश्यू पाए जाते हैं और उनका काम क्या होता है, अलग होता है। जैसे हम एक बात बताएं आपको कि जैसे अगर हम बात करें नर्वस टिश्यू की, जिसे हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं, तो नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है? नर्वस टिश्यू का काम होता है तंत्रिकाओं के अंदर जो भी सूचनाएं होते हैं उसको लाने और ले जाने का। तो जितने भी नर्वस टिश्यूज होंगे उनकी संरचना क्या होगी? एक जैसी होगी। वो देखने में एक जैसे होंगे, उनकी बनावट एक जैसी होगी। और नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक होते हैं, उनकी बनावट एक जैसी होते हैं, उनका कार्य एक जैसा होता है और उनकी उत्पत्ति या उनकी पैदाइश भी एक जैसी होते हैं। इसलिए तंत्रिका ऊतक का काम जो है एक होता है, संदेश को लाना और ले जाना। तो आप यहाँ देखो, टिश्यूज प्लांट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सिमिलर का मतलब होता है एक ही तरीके की होते हैं। जैसे एक जगह का टिश्यू जो होगा वो एक तरीके का होगा, दूसरे जगह का टिश्यू होगा वो एक तरीके का होगा। तो इस तरीके से टुगेदर दिस टिश्यू टाइप्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स, ईच ऑर्गन इटसेल्फ इज आल्सो ए स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। तो पर्टिकुलर फंक्शन का मतलब होता है किसी खास काम को अंजाम देती हैं। किसी खास काम को अंजाम देने वाली संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? टिश्यू या ऊतक कहते हैं। तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम ऊतक के बारे में पढ़ते हैं उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान, ठीक है। तो ऊतक दो तरीके के होते हैं, एनिमल और प्लांट, दोनों में होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर अभी प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो कितने टाइप्स के होते हैं, क्या काम होता है, पौधे के किस हिस्से में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, ये सारी चीजों का हमें यहाँ पर देखना है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कि कितने टाइप के टिश्यू होते हैं हमारे शरीर में। तो एक इसका आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएगा प्लांट टिश्यू। तो आपसे अगर बोले कि पौधे और जानवर या एनिमल टिश्यू में फर्क क्या होता है, तो इसमें कुछ बेसिक फर्क होता है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि एनिमल और प्लांट टिश्यू में फर्क क्या होता है। तो जैसे अगर हम यहाँ लिखें, थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, यहाँ एनिमल लिख देते हैं और यहाँ प्लांट लिख देते हैं। तो पहले तो बात यह है कि जो एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, उनके ऊतक एक समय के बाद विभाजित नहीं करते, उनमें ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन प्लांट टिश्यू में पूरे जीवन भर ग्रोथ होती रहती है। जब तक पौधा जिंदा रहता है तब तक उसमें ग्रोथ या वृद्धि होती रहती है। तो एक समय के बाद यहाँ ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर पूरे जीवन पर्यंत क्या होते है? ग्रोथ होती रहती है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि एनिमल टिश्यू में जो ग्रोथ होती है वो सिमिलर होती है। कैसी होती है? ग्रोथ या वृद्धि सिमिलर या यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा होता है। जैसे अगर हमारा शरीर बढ़ रहा है तो सबका रेशियो बराबर होता है। ऐसा नहीं कि किसी की उंगली लंबी हो जाए, एक हाथ लंबा हो जाए, किसी का दूसरा हाथ छोटा रह जाए, किसी की नाक लंबी हो जाए तो कान छोटा हो जाए। शरीर के सारे अंगों का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है। सबसे खास बात होती है एनिमल में। लेकिन पौधों में ऐसा नहीं होता है। पौधों में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टिश्यू जो है बहुत ज्यादा उनकी ग्रोथ हो जाती है, बहुत बड़े हो जाते हैं, कुछ जो है उससे छोटे रह जाते हैं, कुछ का विकास जो है बिल्कुल नहीं होता है।
तो इस बात को ध्यान देना है कि पौधों में जो ऊतक है, टिश्यू, उनकी वृद्धि एक जैसी नहीं होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है। लेकिन एनिमल में क्या होता है, यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, एक समान वृद्धि होती है। तो ये बात कुछ बेसिक अंतर है, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप प्लांट टिश्यू में इनका क्लासिफिकेशन देखना है। तो पौधों में दो तरीके के ऊतक होते हैं। एक को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिसमें हमेशा डिवीजन होता रहता है, विभाजन होता रहता है। ठीक है, तो पौधों में दो तरीके के ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं। एक को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक और दूसरा होता है परमानेंट। हमारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर में भी दो तरीके के होते हैं, लेकिन एक समय के बाद ये टिश्यू में विभाजन बंद हो जाता है, तो नए नए टिश्यू का बनने की रेट क्या होती है, कम हो जाते हैं। लेकिन पौधों में ऐसा नहीं होता है। पौधों में दो तरीके के टिश्यू, एक परमानेंट और एक मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है विभाजन करना। क्या होता है, विभाजन करना या ग्रोथ करना। तो विभाजन करना या ग्रोथ करना या डिवीजन करना, ये होता है मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, तो ये तीन तरीके के होते हैं। ये पौधों के अलग भाग में पाए जाते हैं, ये पौधों के किसी और खास भाग में पाए जाते हैं। तो इनको पहले एक बार हम देख लेते हैं, इसको बारी बारी से करते हैं। तो इसमें है मेरिस्टेमेटिक। आप किसी पेड़ को देखते होंगे तो इसमें आपको दिखता होगा कुछ ऐसे हिस्से हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रोथ नहीं करते हैं, जिनमें वृद्धि नहीं होती, विकास नहीं होता। वो एक समय के बाद उनका विकास ठप हो जाता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरीके के हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, लेटरल। तो ये क्या होते हैं, इसको जरा देखने की जरूरत है। जैसे मान लो हम यहाँ पर एक संरचना बनाएं, उसको अभी हम डायग्राम में समझ लेंगे। एपिकल का मतलब होता है शीर्ष, शीर्ष मतलब होता है पौधे का जो सबसे ऊपरी वाला भाग है, उसको बोलते हैं शीर्ष या शीर्षक। इंटरकैलरी का मतलब होता है जो बीच वाला होता है, जहाँ जो नोड और इंटर नोड होता है। नोड मतलब होता है जहाँ पौधों के कुछ, जैसे बांस है, घास है, गन्ना है, उनके बीच बीच में गांठ पाई जाती हैं, नोड पाए जाते हैं। तो उसकी वृद्धि को करने के लिए इंटरकैलरी की आवश्यकता पड़ती है। लेटरल मतलब होता है पार्श्व, पार्श्व मतलब होता है साइड। तो पौधे के साइड वाले हिस्से में विभाजित करना है, विभाजन करना है, तो उसे बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो कितने टाइप के हो गए बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरीके के हो गए, जो पौधे के विभाजन में या ग्रोथ करने में जिम्मेदार होते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक और लेटरल मेरिस्टेमेटिक। इसको अभी हम आगे डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। फिर है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट मतलब स्थायी। स्थायी का मतलब हो गया अब यहाँ ग्रोथ नहीं होती है, ये है स्थायी ऊतक। ठीक है, इसमें दो तरीके के टिश्यू हैं, दो तरीके के। एक को बोलते हैं हम, एक को बोलते हैं सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट, और दूसरे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, सिंपल परमानेंट में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। तो इनके नाम जो है अभी हम आगे डायग्राम में समझेंगे, केवल अभी आप जो है इसको नाम याद कर लो। फिर इसमें आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट में दो आते हैं, एक को बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में भी चार हिस्से होते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। इसमें होते हैं सीव ट्यूब, या इसको हम बोलते हैं चालनी नलिकाएं। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछता है कि चालनी नलिकाएं पौधे के किस भाग में पाई जाती हैं, तो हमारा जवाब होगा फ्लोएम में पाई जाती हैं। फिर है कंपेनियन सेल्स या सहायक कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहायक कोशिकाएं। इसका मतलब ये जो हमारे सीव ट्यूब होती है, इसको ये हेल्प करती है, सहायता पहुंचाती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो जाइलम में कितने हिस्से बेटा, चार। फ्लोएम में कितने हैं, चार। इनके नाम अभी याद करो, इसके फंक्शन हम इसके बाद वाले में करते हैं। तो ये आपको पता चल गया, पौधों में दो तरीके के ऊतक होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक होता है जिसमें पूरे जीवन विभाजन होता रहता है, ग्रोथ होता रहता है, इसका मतलब वो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में बढ़ते रहते हैं। दूसरा होता है परमानेंट, स्थायी ऊतक। इनमें विभाजन की क्षमता बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। ये सिंपल परमानेंट होते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट होते हैं। सिंपल वाले में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा,
कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो अब हम अगले इसके बात करते हैं, इसके एक एक हिस्से को अब हम लेकर के आगे बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर पहला क्या था हमारा, पहला हमारा क्या था, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो तीन, तो देखो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसके तीन हिस्से होते हैं, तीन नाम होते हैं। उसको देख लो ये पौधे के किस हिस्से में पाए जाते हैं। तो पहला जो हमने लिखा एपिकल मेरिस्टेमेटिक, तो एपिकल का मतलब होता है शीर्ष, वो शीर्ष चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो। तो ऊपर वाले जो है जो पत्ती है, नीचे वाला क्या है, जड़ है। तो आप जानते हैं जड़ में भी हमेशा ग्रोथ होती रहती है, जड़ हमेशा नीचे की तरफ विकास करके ग्रोथ करके नीचे की तरफ जाती रहती है। तो इसलिए यहाँ भी एपिकल मेरिस्टेमेटिक है, जिसे बोलते हैं शीर्ष, शीर्ष विभज योतक। इसका मतलब यहाँ पर विभाजन होता रहता है, विभज योतक मतलब होता है विभाजन होता रहता है, इनकी ग्रोथ होती रहती है। ये फिर तुम्हारा एपिकल ऊपर है जिसको बोलते हैं पत्ती, क्या बोलते हैं, पत्ती। ये पत्ती वाला हिस्सा यहाँ ग्रोथ होती है। तो ऊपर सबसे और नीचे सबसे कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, कौन से ऊतक होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक या शीर्ष विभज ऊतक पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक या शीर्ष विभज ऊतक किस पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं, तो हमारा जवाब होगा जड़ों में पाए जाते हैं और पौधों के सबसे ऊपरी भाग पत्तियों में पाए जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरे नंबर की बात किया था हमने इंटर कैलरी, क्या बात किया था, इंटर कैलरी। तो इंटर कैलरी हमको समझना पड़ेगा कि इंटर कैलरी होता क्या है। जैसे आपने गन्ना देखा होगा, गन्ना, तो गन्ने में क्या है कि बीच बीच में एक गांठ पाई जाती है, ये देखो यहाँ पर गांठ पाई जाती है, और इस गांठ वाले हिस्से को हम बोलते हैं नोड, क्या बोलते हैं, नोड, इसको कहते हैं नोड या पर्व कहते हैं। और ये बीच वाला हिस्सा यहाँ भी गांठ पाई जाती है, तो इसको भी बोलते हैं नोड, इसको भी बोलते हैं नोड, या इसको भी पर्व बोलते हैं। पर्व मतलब त्योहार नहीं, पर्व मतलब जो जोड़ होता है उसको पर्व बोलते हैं। और उसके बीच में जो हिस्सा है इसको बोलते हैं इंटरनोड, क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो नोड और दो नोड के बीच वाले भाग को इंटरनोड कहते हैं। तो यहाँ पर जो टिश्यू पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं इंटर कैलरी, क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम या इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अगर इंटर कैलरी में विभाजन होगा, ग्रोथ होगा, तो क्या बढ़ेगा, इंटर नोड की लंबाई बढ़ेगी, ये लंबा होगा, ये लंबा होगा, ध्यान देना है। तो अगर नोड और इंटर नोड की पहचान करना है तो कैसे पता करेंगे कि ये जो नोड है, ये नोड है, इसके बीच की लंबाई को बढ़ाने के लिए इंटर नोड में विभाजन होगा, इसलिए इंटर नोड वाले को इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं या इंटर कैलरी विभज योतक कहते हैं, जो कि पौधे के बीच में होता है। अब आप देखें यहाँ पर ये दिखा रखा है कि नोड यहाँ होता है, ये नोड है, गांठ है, फिर यहाँ गांठ है, ठीक है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। तो इस तरीके से इंटरनोड होता है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो अब हम आपसे पूछें एक सवाल कि बताइए आलू क्या है, आलू स्टेम है कि जड़ है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जड़ है कि तना है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये तना है हमारा, तने में क्या पाया जाता है, नोड और इंटरनोड पाया जाता है। ठीक है, नोड का मतलब एक गांठ है, फिर उसके बगल में दूसरी गांठ होगी, बीच में तीसरी है। तो उदाहरण देख लो आप इसमें यहाँ पर, तो इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण है हमारा गन्ना, गन्ने में भी नोड और इंटरनोड होता है। पुदीना, पुदीने में भी ऐसा होता है जिसको बोलते हैं मिंट, पुदीना। एक घास होती है जिसको बोलते हैं दूब घास, दूब घास होती है, उसमें भी नोड और इंटरनोड पाया जाता है। ठीक है, तो इसके भी साइड में ग्रोथ होते हैं। और आपसे हमने पूछा कि आलू क्या है, तो आलू स्टेम है, तना है कि जड़ है। तो आपको आलू बताना पड़ेगा कि आलू जो है एक प्रकार का क्या है, तना है, क्या है, तना है। अब आप कहेंगे तो जमीन में रहता है, जमीन में रहने वाली चीज को तना कैसे कहते हैं, लेकिन ये अंडरग्राउंड स्टेम है, इसका नाम है अंडरग्राउंड स्टेम। कैसे है, जैसे ये आलू है अगर हमारा,
तो आलू में देखा होगा कभी आपने, बीच बीच में आंखें निकल आती हैं, आंखें निकल आती हैं, इसको बोलते हैं नोड। ये आंख है, ये आंख है, जिसको हम अखुआ भी कहते हैं। तो देखो ये है नोड, क्या है, नोड है। और ये क्या है, ये भी नोड है। इस नोड और नोड के बीच में क्या है, ये इंटर नोड है। तो जिसमें नोड और इंटर नोड होता है उसी को हम तना कहते हैं। तो तने की पहचान कैसे होती है, चाहे वो जमीन में रहे चाहे वो जमीन से बाहर रहे, उसकी पहचान कैसे होती है कि उसके बीच में नोड और इंटर नोड होना चाहिए। तो आलू हमारा तना है, क्या है, तना है। उसी प्रकार से आलू के अलावा जो अदरक होती है, अदरक, अदरक भी क्या है, तना है। तो अदरक भी देखो ऐसे लंबी होती है, ऐसे गांठ होती है अदरक के इस तरीके के। लेकिन अगर अदरक को जमीन के नीचे दबा दीजिए तो उसमें भी बीच बीच से जो है ये निकल आती हैं, कलियां निकल आती हैं ऐसे, यहाँ से और फिर यहाँ से निकल आएंगे। तो ये हो गया नोड, ये हो गया नोड, और ये हो गया नोड। और बीच वाले को क्या बोलेंगे, इंटर नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटर नोड। तो आलू, अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, इनमें सब में बीच बीच में नोड, इंटर नोड, नोड इंटर। ये सवाल कई बार पूछा गया, अदरक क्या है या किस आधार पर आप इसे नोड मतलब आप स्टेम कहोगे, तना कहोगे। तो बोलेंगे बीच बीच में नोड और इंटर नोड होता है। यहाँ नोड है, नोड है, बीच में इंटर नोड है, बीच में जो गांठ होते हैं, इसी के आधार पर हम आलू, हल्दी, अदरक, इन सब चीजों को क्या बोलते हैं, तना बोलते हैं। क्योंकि तने में ये क्या पाए जाते हैं, इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे हम नोड और इंटर नोड के। तो बात आपको समझ में आ गई। तो किसमें ये सब सारे सवाल पूछे, अभी कई बार पूछा है कि अदरक या आलू क्या है, तो हमारा जवाब क्या हो गया कि आलू तना है, क्योंकि उसके बीच में नोड और इंटर। तो इंटर कैलोरी में अगर विभाजन होगा तो क्या होगा, किसमें लंबाई बढ़ेगी, नोड की लंबाई बढ़ेगी, इंटर नोड की लंबाई बढ़ेगी, तो पौधा क्या होगा, लंबा होगा। तो पौधे में लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के टिश्यू की जरूरत पड़ती है, इंटर कैलोरी। ठीक, आगे है लेटरल मेरिस्टेमेटिक। तो पौधे की अगर मोटाई बढ़ाना है, गर्थ बढ़ाना है, देखें यहाँ पर, ये पहले ऐसे है पौधा आपका, पहले जो है पतला है, इतना पतला है। बाद में देखो यहाँ पर विभाजन हो गया तो ये थोड़ा सा और पीछे की तरफ बढ़ गया, पहले वाली कोशिका ये, फिर और बढ़ गया। तो पौधे की मोटाई बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, मोटाई। मोटाई को क्या बोलते हैं, थिकनेस। तो पौधे की मोटाई बढ़ाना है, मोटाई बढ़ाने के लिए, मोटाई बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक। तो तीन चीजें हो गई, जड़, तना, जड़ और पत्ती की लंबाई बढ़ाना है तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नोड की लंबाई बढ़ाना है, तने की लंबाई बढ़ाना है तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक। तने की मोटाई बढ़ाना है, पौधे को मोटा होना है तो किस प्रकार के टिश्यू में विभाजन होगा, लेटरल, या इसको बोलते हैं पार्श्व विभज्योतक। लेटरल मतलब होता है साइड, लेटरल मतलब क्या होता है, साइड होता है, किनारे। तो किनारे ग्रोथ होगा, यहाँ पर ग्रोथ होगा, यहाँ पर ग्रोथ होगा, तो धीरे 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 आपका तना क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, उसकी गर्थ बढ़ जाएगी। थिकनेस बोलो या इसकी गर्थ बोलो, एक ही चीज है। तो मोटाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के ऊतक की आवश्यकता पड़ती है, तो मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है पौधा हमेशा मोटा होता रहता है, पौधा हमेशा लंबा होता रहता है, भले उसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाए। ये खास बात होती है पौधों में, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट वाले में कि जाइलम और फ्लोएम हमारा कैसे होता है। तो एक तो आप इसमें देख लो, देखिए यहाँ पर ये है आपको नोड, ये जो गांठ आपको दिख रही है इसको बोलते हैं हम नोड। क्या बोलते हैं, नोड। ये नोड है, ये नोड है। बीच वाले को क्या बोलते हैं, इंटर। और यहीं से क्या निकल जाती है, नई नई पत्तियां निकल जाती हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो नई पत्तियां निकलती हैं, ये गन्ने का समझ लो या बांस, बेम्बू, बून, जो दूब एक घास होती है, पुदीना होता है, इन सब में इस तरीके की संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इसको आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि ये जो है हमारा जो है ठीक है। तो आप इसको अब यहां से और भी देख सकते हैं, देखिए
मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप करने के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा सबसे नीचे वाला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, जो जड़ों में पाया जाता है। ये नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे देखो। और ये होता है रूट कैप। रूट कैप का काम होता है जमीन के नीचे ड्रिल करना, जैसे मशीन होती है ना, ड्रिल करती है, छेद कर देती है, तो ये होता है रूट कैप। रूट कैप होता है जो जमीन में छेद करके जड़ को अंदर ले जाता है। तो यहाँ हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ऊपर देखिए आप, ऊपर पत्ते है। अब फिर आप देख रहे हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक, इंक्रीजेज इंटर नोड लेंथ। इंटर नोड, ये देखिए, ये नोड है, एक को नोड मान लो, ये नोड है, ये नोड है। अब बीच वाला क्या है? इंटर नोड है। नोड नोड इंटर नोड, तो पहले नोड क्या है यहाँ पर? नोड, यहाँ इंटर नोड छोटा है, लेकिन जब इसमें ग्रोथ होगा तो इंटर नोड 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 क्या होगा? नीचे खिसक जाएगा, तो इसकी लंबाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इससे तने की लंबाई बढ़ जाती है। लेटरल मेरिस्ट में इंक्रीजेज गर्थ। गर्थ मतलब क्या होता है? मोटाई होता है। आप देखिए यहाँ कम मोटा है, यहाँ कम मोटा है, यहाँ कम मोटा है, यहाँ कम मोटा है, यहाँ उससे ज्यादा मोटा है, यहाँ उससे ज्यादा मोटा है, यहाँ देखो मोटाई बढ़ गई है। तो मोटाई बढ़ाने के लिए, गर्थ बढ़ाने के लिए लेटरल, इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने के लिए इंटर कैलरी, और जड़ और पत्ती के जो ऊपर और नीचे वाला सिरा है इसको बढ़ाने के लिए एपिकल मेरिस्टम, जिससे क्या बढ़ती है? हाइट बढ़ती है, पौधे की ऊंचाई बढ़ती है। तो आपको तीन टिश्यू, तीन काम आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा टिश्यू है जिसमें जो हमने देखा था परमानेंट, कौन सा टिश्यू देखा था? परमानेंट। तो परमानेंट में जो है, परमानेंट में भी दो तरीके के हैं। एक है सिंपल परमानेंट और एक है कॉम्प्लेक्स, सरल स्थायी ऊतक। तो देखो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम? सरल स्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो देखो ये भी तीन तरीके की है। पहले को बोलते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। नाम आप हिंदी वाला मत याद करें, अंग्रेजी वाला ही याद करें, तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। हिंदी में नाम बहुत इसके टेढ़े मेढ़े। पैरेन्काइमा, तो इसका नाम भी ऐसे लिख सकते हो आप, पैरेन्काइमा। हिंदी में ऐसे लिखेंगे पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। इसका नाम क्या हो जाएगा? कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। और तीसरा क्या है? स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। तो अब इनके स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर इनका हम नाम देखते हैं। तो आप पहले ये समझो पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा आप कहाँ मिलेगा? पौधे के किस भाग में मिलेगा? इसको थोड़ा देखने की जरूरत है। जैसे कोई पेड़ देखो आप, अगर वहां मुलायम मुलायम शाखाएं हैं, नई नई पत्तियां हैं, नई नई कलियां हैं, तो वो पैरेन्काइमा है। उससे थोड़ा अगर पुरानी हो जाती है तो वो हो जाता है कोलेनकाइमा। सबसे पुराने जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उसको बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा। तो तीन तरह के ऊतक हो गए। ये किसमें आते हैं? अब इसमें विभाजन नहीं होता है क्योंकि ये परमानेंट हो गए। अब इनका काम कुछ और है। पहले हमने पढ़ा कि विभाजन वाले तो वो सिर्फ विभाजन करते हैं, संख्या को बढ़ाते हैं, साइज बढ़ाते हैं, शेप बढ़ाते हैं, मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई। लेकिन ये सारे टिश्यू ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, इनका काम कुछ और है। तो देखते हैं यहाँ पर, आप एक बार इसको ध्यान से देखेंगे कि अगर हम इस टिश्यू को काटेंगे अगर, तो यहाँ देखिए एक टिश्यू ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है,
चौथा ये है, अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ऐसा लाइन खींच दें तो आप एक चीज गौर करेंगे कि एक टिश्यू और दूसरे टिश्यू के बीच खाली जगह है, और खाली जगह को क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस, एयर स्पेस। एयर स्पेस का मतलब इसमें क्या भरा है? इसमें हवा भरा है, और इसमें क्या भरा है? पानी भरा हुआ है, एयर प्लस वाटर भरा है, ठीक। और उसके बाद अगर आप इस दूसरे वाले को देखो, कोलेनकाइमा को, तो कोलेनकाइमा वाले में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है, और ये बहुत पास पास में आ जाते हैं। ये इसी का दूसरा रूप। अगर पहला नंबर इसको देंगे, दूसरा नंबर इसको देंगे, तो सबसे आखिरी में तीसरा नंबर इसका होगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि अगर आप दरवाजा खिड़की बनाना है या फर्नीचर्स कोई सामान बनाना है लकड़ी का, तो आप कौन सी लकड़ी पसंद करोगे? कौन से टिश्यू वाली लकड़ी? पैरेनकाइमा वाला, कोलेनकाइमा वाला, या स्क्लेरेनकाइमा वाला? तो हमारा जवाब होगा स्क्लेरेनकाइमा वाला, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा वाली लकड़ी क्या होती है? सबसे पुरानी होती है और डेड होती है, मतलब मृत हो जाती है, और सबसे मजबूत होते हैं। तो इसके कुछ काम है, इसके पैरेनकाइमा के, उसको हम नोट कर लेते हैं। तो टिश्यू का कैसे डेवलपमेंट होता है? किसी पौधे में परमानेंट टिश्यू कैसे कैसे बनते हैं? पहले बनता है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, तीसरे नंबर पर स्क्लेरेनकाइमा। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको लेकर समझाते हैं। जैसे आम होता है, आम, अभी आम का सीजन आने वाला है, उसमें छोटे छोटे आम होंगे, उसको आप अगर खाओ पूरा का पूरा चबा जाओगे। क्यों? क्योंकि उसके सारे टिश्यूज सॉफ्ट है, मुलायम है, तो मुलायम टिश्यूज है, चबा जाओगे, खा जाओगे। फिर ये देखना आप 1-2 महीने के बाद वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अंदर क्या है? हार्ड कवरिंग आ जाएगी, गुठली आ जाएगी, और गुठली आ जाने से क्या होगा? वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा, फिर आपको चाकू से काट के खाना पड़ेगा। फिर आप जब सबसे आखिरी वाले में आम जब पक जाएगा तो उसके अंदर बहुत हार्ड कठोर गुठली आ जाएगी, फिर उसको आप चाकू से भी नहीं काट पाओगे। तो उसके अंदर कौन से टिश्यू आ गए? स्क्लेरेनकाइमा आ गया। तो पहले कौन सा टिश्यू है, कौन सा ऊतक है? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो अब हम इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि पौधे के किस भाग में कैसे आता है। तो पहले ये समझो आप यहाँ पर कि पैरेनकाइमा का काम क्या है, इसके फीचर्स क्या है। तो पहला काम ये है कि ये लिविंग सेल्स होते हैं, जीवित कोशिका होती है। पहली बात, जीवित कोशिका होती है। दूसरी बात है इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब इसके बीच में खाली जगह पाई जाती है। इंटरसेलुलर स्पेस या बहुत खाली जगह होती है। इस खाली जगह में क्या भरा होता है? एयर भरा होता है और पानी भरा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर अगली बात है, इसका जो काम है, इसका काम है प्रोटीन, प्रोटीन जो पौधों में प्रोटीन पाई जाती है, फैट या वसा आदि का क्या करना होता है? भंडारण करना होता है। प्रोटीन, फैट और वसा का भंडारण, भंडारण मतलब स्टोरेज करना होता है। तो स्टोरेज करने का काम किसका होता है? पैरेनकाइमा का होता है। पैरेनकाइमा को अगर आप काटोगे, क्रॉस सेक्शन काटोगे, अगर किसी पेड़ के पैरेनकाइमा को काटेंगे तो इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इसमें देखिए ये वैक्यूल है, वैक्यूल मतलब होता है स्पेस, खाली जगह, और इसमें स्टार्च ग्रेन है, साइटोप्लाज्म मतलब एक तरीके का फ्लूइड भरा हुआ है, बीच में यहाँ न्यूक्लियस है और थिन प्राइमरी सेल वॉल, और बाहर जो है एक पतली जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस तरीके से ये बहुत सॉफ्ट या बहुत कोमल टिश्यूज होते हैं। कौन? पैरेनकाइमा। तो पौधों के किस भाग में पाया जाएगा आपको समझ में आएगा? पत्ती में पाया जाएगा, लेकिन पत्ती में कौन वाली पत्ती में? जो नई नई कलियां निकल रही है वहां पर ये पाया जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें इसका उपस्थिति कहाँ होगी? पौधों में उपस्थिति इसकी कहाँ होती है? अकरेंस कहाँ होगा? तो ये नोट करेंगे पत्ती में, लेकिन कौन सी पत्ती में? नई पत्ती में, फ्लावर में, फूल में, पुष्प में। पुष्प जो है बहुत मुलायम होते हैं, और कच्चे फलों में, कच्चे फल होंगे या बीज होगा,
ठीक है, या जो मुलायम भाग होंगे, कौन, सॉफ्ट वाले भाग होंगे, मुलायम वाले होंगे, वहां पर पैरेनकाइमा टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं और लिविंग होते हैं। ध्यान रखना है, जीवित कोशिकाएं होती हैं, इस बात को आप ध्यान रखना है। ठीक है, आप दूसरे नंबर पे आते हैं कोलेनकाइमा। किस पर आते हैं, कोलेनकाइमा। तो अब हम इसको यहाँ पर रोक देते हैं। कोलेनकाइमा की जो खास बात है, उसकी भी क्या खास बात है कि एक लिविंग होते हैं, मतलब ये जीवित सेल्स या लिविंग टिश्यूज है, इसका मतलब ये जिंदा होते हैं और इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है। इसका काम होता है पौधे को थोड़ा सा मजबूती देना, मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, फ्लेक्सिबल, मतलब लचीला होता है और इसको क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। जैसे आप किसी पेड़ की शाखा को अगर आप पकड़ के अगर ऐसे घुमाते हो तो उसकी शाखा जो है आपकी तरफ घूम जाती है, पत्तियां जो है उसमें लगे होते हैं, फल लगे होते हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप हिला दिए वो फल गिर गया। क्यों, क्योंकि उसमें कोलेनकाइमा टिश्यू आ जाते हैं और उसको मजबूती देने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आसानी से पत्ते, आसानी से फल नहीं गिरते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोलेनकाइमा आ गया। तो कोलेनकाइमा का मेन काम यह है कि लचीलापन देना, और ये लिविंग टिश्यूज होते हैं। इसमें देखो थिक प्राइमरी सेल वॉल, यहाँ थिन है, यहाँ पतली कोशिकाएं होती हैं, कोशिका भी तो यहाँ थोड़ा मोटी होती हैं, ये सबसे खास बात होती है। और इंटरसेलुलर स्पेस कम हो जाता है। ठीक, तो पौधे के किस भाग में पाए जाएंगे, थोड़ा पुराने टिश्यूज में पाए जाएंगे और ये सबसे नए वाले में पाए जाएंगे। ठीक है, तो कोलेनकाइमा भी हो गया। लेकिन अगर इसके अंदर अगर क्लोरोफिल भरा हुआ है, देखिए ये टिश्यूज है अगर हमारा, इस टिश्यूज में अगर क्लोरोफिल भरा है तो उसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। आपने देखा होगा ये जो पौधे हैं बीच बीच में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। हरे पौधे या पौधे का हरा भाग, उसमें जिसमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। ये है कोलेनकाइमा, इसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा में ही यही होता है। दूसरा है पौधों में, पानी में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो हवा पानी में तैरते रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक टाइप का टिश्यू होता है जिसे बोलते हैं एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा आपको देखना है, एरेनकाइमा क्या होते हैं, तो ये भी कोलेनकाइमा का ही एक टाइप है। इसके अंदर बीच बीच में बहुत ज्यादा मात्रा में एयर भरी रहती है और ये कहाँ पाए जाते हैं, एक्वाटिक या जलीय पौधों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जलीय पौधों में, जैसे जलकुंभी हो गया, सिंगाड़ा हो गया, या जो और वाटर हाइसेंथ बोलते हैं, वाटर लिली बोलते हैं, कुमुदनी बोलते हैं, कमल बोलते हैं। तो इसके पौधे जो होते हैं पानी में ऊपर तैरते रहते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरेनकाइमा होता है, एरेनकाइमा होता है। क्लोरेनकाइमा तो क्लोरोप्लास्ट होता है, एरेनकाइमा में एयर भरी रहती है, हवा भरी रहती है बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से हल्के हो जाते हैं और पानी पर तैरते रहते हैं। तो कोलेनकाइमा में नाम आप फिर से नोट कर लीजिए, क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। दूसरा है एरेनकाइमा जिसमें हवा भरी रहती है। तो ये अगर टिश्यू पूछा जाए कि किस टाइप के टिश्यू हैं, तो बोलेंगे ये भी क्या है, एक टाइप के कोलेनकाइमा टिश्यू हैं या कोलेनकाइमा ऊतक होते हैं। ठीक है, तो दूसरा हो गया। अब हम तीसरे पर आते हैं, और सबसे स्पेसिफिक, सबसे विशिष्ट टिश्यू जो पौधों में होते हैं उसको बोलते हैं हम स्क्लेरेनकाइमा। तो इसको आप देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा थिक सेकेंडरी सेल वॉल, थिन प्राइमरी सेल वॉल। इसका मतलब यहाँ पर पहले पतले पतले
पतली पतली जो है यहाँ पर कोशिका भित्ति होते हैं, उसके ऊपर जो है इसके ऊपर कुछ चढ़ जाता है। अब क्या चढ़ जाता है, उसको बोलते हैं लिग्निन। क्या बोलते हैं, लिग्निन। इसको ध्यान से लिखना है आपको कि लिग्निन क्या होता है। लिग्निन भी बोलते हैं, पेक्टिन भी बोलते हैं। तो पेक्टिन और लिग्निन एक तरीके का ग्लू जैसा होता है। जैसे ग्लू है, गोंद होता है, किसी चीज के ऊपर ऊपर से डाल दीजिए गाढ़ा गाढ़ा चिपचिपा, और फिर उस पर ऐसे लेप लगा दीजिए, फिर वो सूख जाएगा तो मजबूत हो जाएगा। जैसे ब्रेड होता है, ब्रेड को देखते हैं ना, एकदम झालीदार होता है, बीच बीच में जाली होती है उसमें, और वो जाली में छेद होता है, हवा भरी रहती है। लेकिन अगर आप बटर या मक्खन उस पर ऐसे ऐसे लगा दीजिए तो वो क्या होता है, एकदम चिकना हो जाता है, फिर वो मजबूत हो जाता है। तो इसकी खास बात यह है स्क्लेरेनकाइमा का कि यहाँ पर लिग्निन का जमाव हो जाता है। तो लिग्निन के जमाव हो जाने से क्या होता है, ये लकड़ी को मजबूती देता है। और इसके बारे में लिखिए, इसके बारे में लिखना चालू करिए। पहला कि ये डेड टिश्यूज होते हैं, डेड टिश्यू। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा लिविंग होते हैं, मतलब जीवित कोशिकाएं होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, डेड होते हैं, मृत ऊतक होते हैं। मृत ऊतक क्या होते हैं, मृत ऊतक होते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरा यह है कि नो इंटर सेलुलर स्पेस, इसमें कोई जगह नहीं होते हैं, सारे जगह क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। और किससे भर जाते हैं, वो लिग्निन, लिग्निन का जमाव हो जाता है, लिग्निन का जमाव हो जाता है। ठीक है, लिग्निन का अगर जमाव हो जाएगा तो जानते हैं बहुत मजबूत हो जाएगी। और ये लकड़ी जो है क्या देता है, ये लकड़ी पौधे को क्या देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब ये मजबूती देता है मजबूती देता है पौधे को। पेड़ अगर खड़ा हुआ है तो किस टाइप के टिश्यू की वजह से खड़ा है, जमीन में आंधी तूफान आप झूला डाल के झूलते हैं पर लेकिन टूटता नहीं है, वो किसकी वजह है, ये स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। ठीक है, तो ये सारे काम है इसके। और ये पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं, पौधों के बहुत पुराने भागों में पाए जाते हैं। तो इसमें लिग्निन का जमाव हो जाता है। लिग्निन समझ में आ गया क्या चीज होती है। तो अब आप यहाँ पर देखो इसके उदाहरण, इसके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पाया जाता है। आपने जूट देखा है, जूट, जूट में जो फाइबर होते हैं, नारियल रेशे होते हैं, उसमें किस टाइप के टिश्यू होते हैं, तो स्क्लेरेनकाइमा। बेल, बेल जो हम खाते हैं जिसको हम वुड एप्पल बोलते हैं, वुड एप्पल, इसमें किस टाइप का टिश्यू होता है, तो उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा होता है। बीज, सीड, सीड का जो बाहरी कवर होता है बहुत हार्ड होता है, कठोर होता है, उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा होता है। एक फल देखा होगा आपने, कटहल, कटहल के ऊपर देखा होगा पीछे बाहर की तरफ बहुत कांटे कांटे होते हैं, उसके ऊपर भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है। तो पौधे का वो भाग जो बहुत हार्ड होता है, जो बहुत मजबूत होता है, उसमें स्क्लेरेनकाइमा। लेकिन ये जूट वाला बहुत याद रखना है कि जूट के रेशे में किस टाइप के ऊतक पाए जाते हैं या फाइबर पाए जाते हैं, तो या जूट फाइबर्स में तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं। इनकी सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू में कितने हो गए, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सबसे कोमल होते हैं ये, उससे मजबूत हार्ड होते हैं, और ये सबसे हार्डेस्ट या सबसे कठोर होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, क्या संरचना होती है, हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया। अब इसमें देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स जटिल स्थायी ऊतक, तो जटिल स्थायी ऊतक में मुख्य दो आते हैं जिसको हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम कैसे होता है, देखो यहाँ पर जैसे हमारे शरीर में खून की सप्लाई के लिए क्या होता है, खून की सप्लाई के लिए धमनी और शिराएं होते हैं, उसी तरीके से
पौधों में पानी की सप्लाई के लिए, खाने की सप्लाई के लिए अलग अलग पाइपलाइन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं। तो इसे थोड़ा देखने की जरूरत है यहाँ पर कि जाइलम और फ्लोएम क्या है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आते हैं। तो इसे यहाँ पर देखो, ये है हमारा जाइलम। क्या है? जाइलम। तो जाइलम जो टिश्यू होते हैं वो ज्यादातर डेड होते हैं। क्या होते हैं? डेड, मृत होती हैं। सारे के सारे नहीं होते, अभी हम बात करेंगे कौन कौन डेड होते हैं, कौन कौन। ये ज्यादातर क्या होते हैं? फ्लोएम। ये ज्यादातर जो है लिविंग होते हैं। लिविंग मतलब जीवित होते हैं, जीवित टिश्यूज होते हैं, लेकिन इनमें विभाजन नहीं होता है। तो पहले एक बार अंतर समझ लेते हैं कि जाइलम और फ्लोएम होता क्या है। कि जाइलम में 4 भाग होते हैं, फ्लोएम में भी 4 भाग होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट वाटर्स एंड मिनरल्स, पौधों में जल और खनिज लवण का ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? जाइलम का होता है। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर। तो खाना जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन शुगर, शुगर का मतलब ग्लूकोज हो गया। क्योंकि इसमें खाना हमारे शरीर में जैसा होता है वैसा वाला खाना नहीं है। ये है यहाँ पर शुगर। शुगर मतलब ग्लूकोज, या आप ज्यादा कर लो तो इसको हम सेलुलोज भी कह सकते हैं। सेलुलोज या स्टार्च, स्टार्च, ये भी सब शुगर के ही रूप होते हैं। इसमें है कि वन वे अपवर्ड, वन वे इनका फ्लो होता है। वन वे का मतलब होता है कि जाइलम जो होते हैं जड़ में मिलते हैं, और जड़ से क्या होता है, पानी को अवशोषित करते हैं और फिर ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और पूरे पौधों में सप्लाई करने का काम करते हैं। तो वन वे होता है, अपवर्ड फ्लो होता है, ऊपर की तरफ इसका बहाव होता है। ये टू वे फ्लो, ट्रांसपोर्ट इज बाय टू वे फ्लो। टू वे का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए, ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लो कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, तो यहाँ पर भी लीफ होगी, पत्ते होंगे, यहाँ पर भी लीफ होगे, यहाँ पर भी लीफ होगे, पत्ते होगे, और यहाँ क्या है, नीचे जड़ है। तो अगर मान लो इस पत्ती में खाना बनेगा, इस पत्ती में खाना बनेगा, तो ये खाना इधर भी भेज देगा, नीचे भी भेज देगा। समझ रहे बात कि नहीं? ये खाने को नीचे भी भेजेगा, इधर से नीचे भी आएगा और यहाँ से ऊपर भी जाएगा। अब अगर यहाँ पर खाना बन रहा है तो ये इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा। तो आप ये समझिए कि अगर पत्तियां नीचे है तो वो खाना नीचे और नीचे भी भेज सकती है, ऊपर भी भेज सकती है। ऊपर वाला तो नीचे भेजेगा ही, नीचे वाला नीचे भेजेगा और ऊपर भेजेगा। इसलिए यहाँ लिखा है टू वे फ्लो, दोनों दिशाओं में होता है। यहाँ लिखा है केवल अपवर्ड, केवल ऊपर की ओर लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि मतलब दोनों तरफ होता है, ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। यहाँ फिर आगे क्या है, ट्रांसपोर्ट इज बल्क फ्लो ड्यू टू निगेटिव प्रेशर। बल्क फ्लो का मतलब होता है, देखो निगेटिव का क्या मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो नीचे की तरफ काम करता है और पानी जो है ऊपर की तरफ जाता है। ध्यान से समझना है बात को। जबकि यहाँ ज्यादातर खाना ऊपर से नीचे की तरफ आता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ लगता है, तो दोनों आराम से नीचे आ जाते हैं। लेकिन आपको जड़ से, रूट से पानी को ऊपर चढ़ाना होता है, बहुत ऊंचाई पर, इसलिए यहाँ प्रेशर की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, अपोजिट काम करना पड़ता है। तो इसलिए कह रहा है ड्यू टू निगेटिव प्रेशर। तो ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर का मतलब होता है अगर एक ही दिशा में प्रेशर लगेगा तो पॉजिटिव होगा, इसलिए ऐसा बोल रहा है यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट इज बाय ऑस्मोसिस या टर्गर प्रेशर। तो आपको समझना है टर्गर प्रेशर क्या है, थोड़ा समझना है ध्यान से। टर्गर प्रेशर क्या है, जैसे मान लो हमारा पेट है, हमारे पेट में खाना भर गया, खाना जैसे ही भरेगा तो इस पेट पर खाना जो अंदर भरा है वो उसकी दीवार पर प्रेशर डालेगा, उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर।
तो वॉल प्रेशर होता है, लेकिन एक और प्रेशर होता है जो उस वॉल को फटने से रोकता है। अगर खाना ज़्यादा भर जाएगा तो ये वॉल या दीवार क्या होगी, फट जाएगी, और फटने पर क्या होगा, खाना बाहर आ जाएगा। तो खाना बाहर ना आए इसलिए उसकी दीवार के बाहर एक और प्रेशर लगता है, उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर से ज़्यादा होता है, इसलिए खाना जब हम खाते हैं तो पेट हमारा फटता नहीं है। अगर टर्गर प्रेशर कम हो जाए, वॉल प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो खाना जो खाएं वो पेट फटे बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है टर्गर प्रेशर होता है, तो टर्गर प्रेशर हमेशा वॉल प्रेशर से कम होता है, इसीलिए पेड़ पौधे क्या होते हैं, हमेशा स्थायी जीवन उनका रहता है, वो झिल्ली फटती नहीं है। तो इसलिए कह रहा ट्रांसपोर्ट इज बाय ऑस्मोसिस या टर्गर प्रेशर के कारण खाना ऊपर से नीचे की तरफ आता है और जाता है। जैसे मान लीजिए टमाटर है, टमाटर को अगर गर्म तवे पर रख देंगे तो टमाटर के ऊपर जो छिलका होता है वो सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, अंदर वाला पानी बाहर आ जाएगा। बैगन है, बैगन को भी अगर आप गर्म तवे पर रख दीजिए, आग में रख दीजिए, तो उसमें झुर्री झुर्री आ जाती है, क्योंकि उसमें जो पानी था वो बाहर आ जाएगा। उसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो यह ऑस्मोसिस या परासरण दो तरीके का होता है, एक एंडोस्मोसिस होता है, एक एक्सोस्मोसिस होता है। जैसे हमारे शरीर के भीतर का पानी अगर बाहर आ गया तो एक्सोस्मोसिस। जैसे मूली के पत्ते हैं, मूली के पत्ते काट दीजिए, फिर उसको किसी बर्तन में आप रख करके उसको उबाल दीजिए। देखो अभी मूली के पत्ते बहुत ढेर सारे थे, अब क्या होगा, सिकुड़ के वो कम हो जाएगा, तो उसके अंदर का पानी बाहर आ गया तो एक्सोस्मोसिस हो गया। खीरा है, काट के रख दीजिए, उस पर नमक के छिड़का दिए, उसके अंदर का पानी बाहर आ जाएगा। तोरी है, घिया है, लौकी है, खीरा है, जितनी भी सब्जी होती है, वेजिटेबल्स होती हैं, जब उसको पकाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा पानी बाहर आ जाता है, तो उस घटना को हम एक्सोस्मोसिस कहते हैं। एक्सोस्मोसिस या बाह्य परासरण कहते हैं। तो यह सवाल पूछता है कि बाह्य परासरण या एक्सोस्मोसिस की घटना कहाँ होती है, तो हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस या बाह्य परासरण, जिसमें अंदर का पानी कहाँ आता है, बाहर आ जाता है। एक होता है इसी का उल्टा एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस होता है, एंडोस्मोसिस में कौन सा काम होता है कि बाहर वाला पानी अंदर चला जाता है। जैसे मान लो आपने राजमा ले लिया, राजमा को पानी में भिगो देंगे तो बाहर से पानी क्या होगा, अंदर चला जाएगा, और 2-4-6 घंटे के बाद आप देखेंगे राजमा फूल जाएगा, चना फूल जाएगा, तो बाहर का पानी अंदर चला गया। इंडो मतलब अंदर, उसकी वजह से वो फूल गया। तो अंदर का पानी बाहर, तो बाह्य परासरण, बाहर का पानी अंदर, तो वो एंडोस्मोसिस। तो ये घटना जो है ऑस्मोसिस कहलाती है, परासरण कहलाते हैं। तो ये खाने का जो ट्रांसपोर्ट होता है इस तरीके से होता है, और ये दोनों दिशाओं में हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। खाना जो है नीचे भी आ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ सिर्फ ऊपर जा रहा है, ये केवल अपवर्ड होता है, केवल ये बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। जाइलम में पानी केवल ऊपर की दिशा में जाता है, एक दिशा में काम करता है। फ्लोएम में खाना ऊपर भी जाता है, खाना नीचे भी आता है, क्योंकि इसमें बाई डायरेक्शनल या दो दिशात्मक ये कार्य करता है। हमने आपको बता दिया ये बात। लाइव सेल्स विद नो न्यूक्लियस, मतलब ये जीवित कोशिका होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। और यहाँ क्या है, हॉलो डेड सेल होती हैं, मतलब खोखली होती है। हॉलो मतलब खोखली होती है, डेड मतलब जैसे पाइप होती है, कोई पाइप है उसके पाइप के अंदर बस पानी आए जाए तो वो उसमें कोई आपका जीवन नहीं होता है, लाइफ नहीं। तो नो इंड वॉल, इंड मतलब होता है कोई खत्म नहीं होते, वो पाइप ऊपर की तरफ चली जाती है। और यहाँ परफोरेटेड इंड वॉल, परफोरेटेड मतलब बीच बीच में यहाँ छेद रहता है। देखो ये दीवार है, यहाँ से देखो रुकावट, इधर से आएगा, फिर इधर से होकर के फिर इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, तो इसलिए बीच बीच में इस तरीके की दीवार यहाँ होती है। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ डायरेक्ट देखो एकदम सीधा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, फॉर्म सेंटर ऑफ द वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल का मतलब होता है ये बीच में होता है, अंदर की तरफ होता है। और ये क्या होता है, आउटसाइड एज ऑफ वैस्कुलर बंडल,
मतलब वेस्कुलर बंडल का मतलब जैसे ये है, अगर इसको हम इस तरीके से बनाएं तो बाहर की तरफ फ्लोएम होता है, ध्यान से देखना है, बाहर की तरफ फ्लोएम होता है ऐसे, ये फ्लोएम है, और अंदर की तरफ क्या होता है, जाइलम होता है। ये कह रहा है कि अगर किसी पेड़ को काटो, जैसे कोई खड़ा पेड़ है, अगर उसको काटोगे बाहर से तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, जाइलम मिलेगा कि फ्लोएम मिलेगा, तो सबसे पहले फ्लोएम मिलेगा, और अंदर क्या होते हैं, अंदर की तरफ ये जाइलम होते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर ये वेस्कुलर बंडल है, या जो बंडल अगर काट के देखोगे किसी पेड़ की शाखा को, तो बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम होते हैं। इसलिए कह रहा है कि ये सेंटर में होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, और फ्लोएम क्या होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है। रिच इन लिग्निन, लिग्निन मतलब एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जेली जैसा होता है, वो उसके ऊपर जमा हो जाएगा, फिर उस पर जंग वगैरह नहीं लगेगा। जैसे प्लास्टिक की पाइप होती है, उस पर कोई जंग नहीं लगा होता, लेकिन अगर लोहे की पाइप होती है तो लोहे की पाइप के ऊपर एक पेंट लगा देते हैं, अब वो पेंट क्या करता है, फिर उस पर जंग लगने नहीं देता। अगर उसको हटा देंगे तो समझो लिग्निन का लेयर हट गया। तो पेड़ों में भी ऐसे ही होता है, विच सपोर्ट्स द प्लांट, जो पौधों में उसकी मदद करता है। आल्सो ट्रांसपोर्ट्स, तो फ्लोएम और किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, एमआरएनए, एमआरएनए मतलब आरएनए का एक टाइप होता है, और हार्मोन्स। तो खाने का ट्रांसपोर्ट तो करता है ये, खाने के साथ साथ एमआरएनए, अमीनो एसिड और हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पर ये करता है। तो अब इसमें टाइप्स की बात कर लेते हैं, जो इसमें नाम लिखा हुआ है कि 4 तरीके के फ्लोएम होते हैं, 4 तरीके के जाइलम होते हैं। तो यहाँ लिखा है जाइलम, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, जो कि हमने पीछे आपको दिखाया था। और सीब ट्यूब, सॉरी सीब ट्यूब इसमें नहीं है, सीब ट्यूब तो फ्लोएम में होता है। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम वेसल्स, ये नाम लिख लीजिए, जाइलम वेसल्स, और जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम ट्रैकेट्स। तो अभी हमने ये लिखा है पहला पॉइंट कि जाइलम जो होती है मृत कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाएं होती है, इसका मतलब इसका ज्यादातर हिस्सा डेड होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये ज्यादातर हिस्सा क्या है, डेड है, डेड है, इसका मतलब यहाँ पर इसको आपको देखने का, तो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, लिविंग टिश्यूज है। अब बाकी ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों डेड होती हैं। तो ध्यान दे दें, ये डेड टिश्यूज हैं, तो इसका मतलब इसका जाइलम का ज्यादातर हिस्सा क्या होता है, मृत कोशिकाओं का बना होता है। केवल पैरेन्काइमा कहीं भी होगा वो लिविंग होगा, जीवित होगा, और उसका मुख्य काम होता है भंडारण, स्टोरेज करना। तो चाहे वो जाइलम में मिले, चाहे फ्लोएम में मिले, या ऐसे भी मिले, ठीक है। तो यहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यूज है, बाकी जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकेट तीनों क्या है, डेड टिश्यू है, मृत कोशिकाएं होती है, मृत ऊतक। यहाँ पर आ जाते हैं फ्लोएम में, फ्लोएम में 4 होते हैं, फ्लोएम में क्या होते हैं, 4, फ्लोएम, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सेब ट्यूब, सेब ट्यूब या चालनी नलिकाएं, कंपेनियन सेल या सहायक कोशिकाएं, ठीक है, तीसरा नंबर ये है। और चौथा नंबर है फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। तो यहाँ ध्यान देने की बात ये है, ध्यान देने की बात ये है कि ये तीनों जो है क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, ये तीनों लिविंग टिश्यूज होते हैं, और फ्लोएम फाइबर्स क्या होता है, डेड होता है। तो अब आप देखें यहाँ उल्टा रिलेशन है, यहाँ 3 टिश्यूज क्या है, मरे हुए हैं, और यहाँ 3 क्या है, लिविंग है, और यहाँ एक जिंदा है, यहाँ एक मरा हुआ है। तो इसको अगर इस तरीके से मिलाओगे तो मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा,
3 टिश्यूज, 3 टिश्यूज यहाँ क्या है, थ्री जो टिश्यू है, 3 जो टिश्यू है वो क्या है, डेड है, ठीक है, मृत है। और चौथा वाला जो टिश्यू है, एक टिश्यू यहाँ क्या है, लिविंग है, लिविंग है। और यहाँ उल्टा कर लो इसका, यहाँ उल्टा कर लो, 3 टिश्यू क्या है, 3 जो है यहाँ पर लिविंग है और एक क्या है चौथा, वो क्या है, डेड है। तो इस बात को याद रखना, और ये उल्टा होता है, यहाँ पर 3 डेड है, 3 लिविंग है, एक लिविंग है, एक डेड है, ठीक। तीनों में क्या है, मतलब दोनों में क्या है, 4 टिश्यूज हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा किया, और इसमें अभी हमने प्लांट टिश्यू ही किया है, एनिमल टिश्यू अभी भी इसमें बाकी है। तो प्लांट टिश्यू की और एनिमल टिश्यू की खास बात अलग अलग होती है। इस तरीके से इसको आप पूरे चैप्टर को देखें, और आप इसको एक बार नोट्स बनाते जाएंगे तो फिर आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक सवाल जरूर आता है। आखिर में यही कहेंगे कि आप सब लोग इसको देखिए, इसका विश्लेषण करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।